हेलो बच्चों, अभी हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या स्पेशलिटी है, ये एक्सपेरिमेंट है क्या किया। तो सबसे पहले हम ये बताएं, ये एक्सपेरिमेंट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। अब ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या था, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। डी ब्रॉगली ने कहा था एवरी मूविंग पार्टिकल मस्ट बी एसोसिएटेड विथ वेव एंड दैट वेव इज नोन एज मैटर वेव। मतलब डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा हो, कोई मैटर अगर चल रहा हो तो वो वेव जरूर फॉर्म करेगा। हम भी चलते हैं तो वेव बनता है, आप चले तो भी वेव बनता है। कोई भी पार्टिकल जिसका मास हो वो अगर चल भी रहा है तो वो वेव क्रिएट कर रहा है। तो जब वो वेव क्रिएट कर रहा है तो उस वेव को हम देख नहीं पाते अपने लिए। कारण क्या है कि हमारा मास ज्यादा है और वो जो वेव बनता है उसका वेव लेंथ वेरी निग्लिजिबल है और उस तरह की वेवलेंथ को अभी तक देखा नहीं जा सकता है किसी भी डिवाइस से, इसलिए हम लोग उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो पार्टिकल छोटे मास के हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उनसे जो वेव बन रहा है उसका जो वेवलेंथ आ रहा है वो कंसिडरेबल है और वो वेवलेंथ वेरीफाइड किया जा सकता है। और उसी वेवलेंथ को जो वेरीफाइड करने का काम एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से डेविएशन और जर्मर ने किया था 1927 में, 1927 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि जब कोई स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन मूविंग क्या है तो चल रहा, मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्लो मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का मतलब मास है, मास मतलब उसमें पार्टिकल है, और वो जब पार्टिकल है तो वो चल रहा है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया कि वो वेव क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वेरीफाई होता है कि अगर कोई मास पार्टिकल चल रहा हो तो वो वेव क्रिएट करता है, ऐसा डी ब्रॉगली ने कहा था। और जिसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डेविएशन और जर्मर ने सबसे पहले किया था। ठीक तुरंत बाद जीपी थॉमसन ने भी इस वेरिफिकेशन को प्रूफ किया कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता हो तो वेव क्रिएट करता है। और लेकिन उन्होंने जो प्रूफ किया था वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पे किया था। ये दोनों में अंतर है, इन्होंने स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन पे किया, उन्होंने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पे किया है। दिस एक्सपेरिमेंट is used to verify the slow moving electron creates wave। ये स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वेव क्रिएट करेगा, ऐसा इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। अब ये देखते हैं इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। एक टंगस्टन फिलामेंट है ये,
इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी रहेगा। एक टंगस्टन का फिलामेंट है और उससे हम एक लो टेंशन बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये लो टेंशन बैटरी है, इसका यूज फिलामेंट को हीट करता है। इस फिलामेंट को हम बेरियम ऑक्साइड से कोट कर देते हैं या इसके सामने हम बेरियम ऑक्साइड का लेयर रख देते हैं। ये बेरियम ऑक्साइड लेयर है जो इलेक्ट्रॉन का अच्छा इमिटर होता है, BaO बेरियम ऑक्साइड। यही लेयर है बेरियम ऑक्साइड का, वो वायर है। ये इमिटर है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ हमने हाई टेंशन बैटरी यूज किया है। इसके सामने मेटल का हम एक हॉलो सिलेंडर यूज करते हैं। ये प्रूफ करने का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मतलब एक्सपेरिमेंटली हम प्रूफ करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये वेव क्रिएट करेगा और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये हाई टेंशन सप्लाई है। इसका काम क्या है? ये एक्सेलरेटिंग है, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है हम सब समझाएंगे तुरंत। इसके सामने हम निकेल क्रिस्टल यूज करते हैं, जिसे डायगोनल कटिंग किया गया है। और यहाँ डिटेक्टर यूज किया गया। और ये डिटेक्टर स्केल जो है वेवल सर्कुलर स्केल पे यूज किया गया है। अब इस फिगर को हम थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझेंगे और ये डिटेक्टर के साथ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ये सर्कुलर स्केल है, ये डिटेक्टर है, निकेल क्रिस्टल है ये। इसमें एक बार फिर से समझेंगे बातों को अच्छी तरह से। ये जो है
फिलामेंट है टंगस्टन का। इस फिलामेंट को हमने लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया है। इस लो टेंशन बैटरी का काम है कि ये हीट करेगा। हीट करेगा तो इसके सामने बेरियम ऑक्साइड भी हीट होगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन को लाइब्रेट करेगा, इमिट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। जिस इलेक्ट्रॉन को ये कन्वर्स करके, चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये अपने आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव है तो ये तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा और जितना ज्यादा आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उतना ही अधिक स्पीड से ये खींचेगा। पॉजिटिव जितना ज्यादा आप यहाँ पे कनेक्शन करेंगे ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बनाते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आता है और ये इंसिडेंटिंग इलेक्ट्रॉन का पाथ है, पाथ ऑफ इंसिडेंटिंग इलेक्ट्रॉन। और ये जब इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके बाद ये टकरा के वो इस डिटेक्टर में कलेक्ट हो जाता है, जो हमें इस गैल्वेनोमीटर के रीडिंग से पता चलता है। तो ये स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम लोग फाई से क्रोस करते हैं। तो एक बार फिर से आप समझेंगे, हमने ये कहा कि यहाँ पे आपको मालूम कैसे चलता है कि यहाँ पे वेव का फॉर्मेशन होता है। ये वेव कैसा वेव का फॉर्मेशन होता है और ये कैसे डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से कैसे सेटिस्फाइड होता है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। जैसे अभी हमने ये कहा कि ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट इस लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट है। लो टेंशन बैटरी इसको हीट करता है। ये हीट करेगा तो इसके सामने बेरियम ऑक्साइड भी हीटेड होगा और जब ये हीट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का एमिटर है, इलेक्ट्रॉन को ये बाहर प्रोवाइड करेगा। और दूसरे इसके सामने जो है मेटालिक हॉलो सिलेंडर है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्ट होता है। तो अब ये इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा ये प्लस अपनी ओर खींचेगा। अब ये देखिए ध्यान से, तो जब ये अपनी ओर खींच रहा है तो ये सारे जो है एक और चीज ये कि कन्वर्जिंग भी वर्क करेगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये लेयर को अपनी ओर निकाल के एक लेयर में, एक लाइन में ये इसको पास करेगा, क्योंकि ये स्मॉल होल है। अब ये देखिए ध्यान से, अभी ये है क्या कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव को आप चेंज कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को उठा के आप यहाँ लगा दें तो वोल्टेज यहाँ कम होगा। इसी तरह से ऐसे ऐसे करते करते आप यहाँ से मान लीजिए कि अगर आप इस वायर को रखते हैं यहाँ पे तो आपके पास 2 ही सेल वर्क कर रहे हैं। अब ये वायर को उठा के आप यहाँ ला दें, 3 सेल वर्क कर रहे हैं, यहाँ रखें 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। जैसे ये यहाँ पे इतने सेल वर्क कर रहे हैं तो आपने वोल्टेज बढ़ाया, तो वोल्टेज बढ़ाया तो यहाँ पे इसका इसीलिए वोल्टेज बढ़ाया तो इसको हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहें। तो अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट ने किया क्या था, 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक, यहाँ पे 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान होता क्या है कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है और ये निकल क्रिस्टल से टकराता है, तो टकराने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में टकराता है। ये डिटेक्टर जो है सर्कुलर स्केल पर मूव करता है। जब ये डिटेक्टर सर्कुलर स्केल पर मूव करता है तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ अजीब होता है। क्या होता है? अजीब ऐसा होता है कि कहीं कहीं इसका डिफ्लेक्शन हाई हो जाता है, कहीं कहीं डिफ्लेक्शन कम हो जाता है। मतलब हम जो ग्राफ से अगर हम देखें तो जहां डिफ्लेक्शन हाई हो जाता है उसका हम ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज्यादा है, इसका इंटेंसिटी ज्यादा है,
यहाँ पे वही इसका इंटेंसिटी क्या है, कम है। ये इस तरह से इसका गैल्वेनोमीटर का रीडिंग मिलता है। तो जब ये गैल्वेनोमीटर का रीडिंग इस तरह का मिलता है तो आपको ये समझ में आ रही है कि ये जो बिहेवियर आपको दिखाई देता है तो इस बिहेवियर को हम वेव बिहेवियर कहते हैं। तो अगर हम ऐसा समझ ले कहीं और इसका वेवलेंथ अगर कहीं मिल जाए तो हम इसे कहेंगे कि यहाँ पे वेव का फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें आप। तो इसमें हुआ क्या, इसमें जब इन्होंने डिफरेंट वोल्टेज पर मतलब यहाँ पे रख के आप यहाँ रखते हैं तो ये डिफरेंट वोल्टेज, फिर यहाँ डिफरेंट वोल्टेज, यहाँ डिफरेंट वोल्टेज पर करके देखा तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे अच्छा जो वोल्टेज मिला वो 54 वोल्ट पर सबसे अच्छा वेव बिहेवियर मिला, जो 54 वोल्ट पर 54 एक्सेलरेटिंग वोल्ट जब आपने प्रोवाइड किया तो इस समय 50 डिग्री पर मतलब फाई का जो एंगल बना वो 50 डिग्री बना। तो 50 डिग्री पर मैक्सिमम इंटेंस का यहां पर इंटेंसिटी मिला। ध्यान से बात को समझेंगे। जैसे अगर आप इंटेंसिटी के साथ जो आपको इंटेंसिटी मिला है गैल्वेनोमीटर में और उसको अगर आप फाई के साथ अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह का ग्राफ मिला। अगर जब इस तरह का ग्राफ मिला तो ये जो फाई कहने का मतलब एंगल, तो ये जो मैक्सिमम जो बन रहा है वो 50 डिग्री का। और ये कब मिला था कि जब आपने 54 वोल्ट प्रोवाइड किया। तो 54 वोल्ट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो ये 50 डिग्री पर मैक्सिमम है, जबकि 60 डिग्री 70 डिग्री पे फिर और आगे कम हो रहा है और इसके पहले 50 से पहले भी कम है। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि इसका इंटेंसिटी चेंज हो रहा है। और जब इंटेंसिटी चेंज हो रहा है इस तरह से तो ये जो इंटेंसिटी मिला, इस इंटेंसिटी को, इस बिहेवियर को हम वेव कहते हैं। तो यही अगर यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये वेव का फॉर्मेशन कर रहा है। ये 54 वोल्ट पे मिला, वही जो है कि वही दूसरा 54 पे मिला। अगर मान लीजिए कि अगर आप 50 पर करते हैं, वोल्टेज 44 पर करते हैं तो ये जो मिल रहा है तो वो उस समय इस तरह से ऐसे मिल रहा है। तो इसका इंटेंस में और इसके इंटेंसिटी में डिफरेंट है। तो सबसे अच्छा इंटेंसिटी हमें कितने वोल्ट पे मिला, तो 54 वोल्ट पे मिला। और 54 वोल्ट के मैक्सिमम कितने पर मिला, 50 डिग्री पे। जैसे आप ये डिटेक्टर अगर आप घुमाते हैं इस तरह से तो इसके घुमाने से इसका यहाँ का एंगल चेंज करता है। तो एंगल चेंज करेगा तो एंगल यहाँ पे एंगल कुछ और, यहाँ कुछ और। तो आपको जब ये 54 वोल्ट अगर आप ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो 54 वोल्ट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जब 50 डिग्री पर है तो यहाँ पे जो है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे ये डिटेक्टर यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, तो इसका मतलब है कि ये 50 से कम होता है, इधर भी जाता है तो 50 से कम होता है। तो इसकी बात अगर हम यहाँ करते हैं तो ये वेव बिहेवियर को शो करता है। तो जैसे इसके नोट्स को आप पीडीएफ लिंक से उतार लेंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। थोड़ा सा हम केवल लिख देते हैं, in this experimental setup a tungsten filament connected with low tension battery. This low tension battery is used only to heat the filament. ये लो टेंशन बैटरी का काम क्या है, फिलामेंट को हीट करना। दिस
filament is coated with barium oxide. And in front of it a metallic hollow cylinder having a small hole is present at its axis. This cylindrical part is connected to high tension battery. इसे आपने हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया है and this cylindrical part is connected with positive part of या positive pole of high tension battery. In front of it, nickel crystal is present, जिसके सामने यहाँ निकल क्रिस्टल है, which cuts in which material? In which cut is present diagonal या diagonally. यहाँ जो कट प्रेजेंट है वो diagonally है. This setup also consists a detector over circular scale, and this detector is also connected to गैल्वेनोमीटर. ये जो डिटेक्टर है ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है. अभी आगे देखते हैं इसको क्या क्या. अभी हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं. वर्किंग तो आपको समझ में ही आ रहा है. हमने ये कहा था कि इसके डिफरेंट वोल्टेज पर आप क्या करेंगे कि फिक्स करके
बारी बारी से आप डिटेक्टर को डिफरेंट पोजीशन पे सर्कुलर एंगल पर मूव करके इसके ग्राफ के वेरिएशन को प्लॉट करेंगे, उसके इंटेंसिटी को चेक करेंगे। तो मान लीजिए कि इसके लिए हमने एग्जाम्पल बताया था 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में डाटा को कलेक्ट किया गया। तो उसके कलेक्शन में 54 वोल्ट पर उन्होंने देखा क्या कि जब 50 डिग्री एंगल होता है तो उस समय मैक्सिमम सेंसिटिव ये मैक्सिमम जो है ग्राफ का वेरिएशन होता है। ध्यान से एक बार अच्छी तरह से समझें कि अभी हम लोग वर्किंग देखते हैं। इस वर्किंग में है क्या कि आपको यहां से मालूम चलेगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है बीम के फॉर्म में निकेल क्रिस्टल से टकराता है तो वो स्कैटर होकर डिटेक्टर की हो जाता है। तो जब ये डिटेक्टर इसे करेक्ट करता है तो कलेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये जो डिफ्लेक्शन बनता है वो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो जितना ज्यादा इसका डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज्यादा हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन आया है। तो अब ये समझेंगे आप, मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा है, जितना ज्यादा यहाँ करंट शो कर रहा है हम कहेंगे कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी यहाँ पे उतना ही अधिक है। दैट इज द वेव, यही वेव। तो हमने ये कहा, अब समझेंगे बात को ध्यान से, ये वेव क्रिएट कर रहा है। तो यहां से जैसे ही ये क्या है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ पे ये सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको इंटेंसिटी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का मिला, उसके बाद इधर और उधर जो है कम मिलेगा। अभी हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। इसके वर्किंग में है क्या कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है बीम के फॉर्म में, तो ये निकल क्रिस्टल से जाके टकराता है। निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद ये टर्न करके डिटेक्टर में जाता है। डिटेक्टर में जाएगा तो यहाँ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जितना ज़्यादा ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी उतनी ही अधिक है। लेकिन आप देखते क्या इसके वर्किंग में, इसके वर्किंग में जैसे ही हम इसको टर्न करते हैं तो इसका एंगल चेंज होता है। जब ये एंगल चेंज करता है तो इसमें डिफ्लेक्शन भी चेंज करता है। तो डिफ्लेक्शन से चेंज करने का मतलब यहाँ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी चेंज करता है। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ अगर आप टर्न करते हैं और इस तरह का, अगर अभी हमने बताया आपको कुछ देर पहले, इस तरह का ग्राफ अगर बनता है तो इसको हम वेव कहते हैं। तो जब आप यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में 44 वोल्ट से लेके आपको 68 वोल्ट तक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया, तो उस एक्सपेरिमेंट में आप जब चलते हैं तो उन्होंने देखा क्या कि जब आप 54 वोल्ट चलने को कहा था, 44 मतलब 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक चलने को कहा गया। तो उसमें जब ये 54 वोल्ट पर आता है तो 54 वोल्ट पर ये आपको सबसे अच्छा मैक्सिमा, इसको मैक्सिमा कह रहे हैं हम, इसको बम्प भी कहा जाता है, BUMP। तो सबसे अच्छा आपको बम्प मिलता है। बाकी में भी मिलता है लेकिन इतना शार्प नहीं मिलता है। बाकी में ये इतना ना हो के इतना होता, इससे कम होता, इससे और कम होता, इससे कम होता। तो बात समझ चल रहा है। तो हमने ये कहा कि जो आप 54 वोल्ट पे अगर आप इस ग्राफ को रखते हैं तो आपको 50 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम बम्प मिलता है। अब इसमें यहां
हमें ये देखना है कि ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल में ब्रैग्स लॉ लगता है, और उस ब्रैग्स लॉ को पढ़ने से पहले हम एक बार वर्किंग को थोड़ा सा ध्यान से एक बार अच्छी तरह से समझेंगे। A fine beam of accelerated electrons of varying voltage falls on nickel crystal। यहाँ से वेरिएशन आप कर रहे हैं वोल्टेज का, कभी 44, कभी 54, कभी 64, कभी 68। तो यहाँ से जाके वेरिएटिंग वोल्टेज का क्रिस्टल पे टकराता है। टकराने के बाद then it is scattered in different direction by atoms of crystal। ये स्कैटर करके एटम क्रिस्टल के स्कैटर करके डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। The intensity electron beam is scattered in a given direction is found by the use of detector। जो इंटेंसिटी आपको स्कैटर इलेक्ट्रॉन का मिलता है वो कौन डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्टर करता है जो सर्कुलर स्केल पर मूव करके कर रहा है डिफरेंट पोजीशन पे। उसको आप पता करने के लिए आपने क्या किया? ग्राफ को प्लॉट किया। ग्राफ आपने इंटेंसिटी के साथ एंगल का प्लॉट किया। तो इंटेंसिटी के साथ जब आप एंगल पर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डिफरेंट एंगल, ये बात समझिए ध्यान से। मान लीजिए 50 डिग्री है तो ये 54 वोल्ट के लिए आप प्लॉट किए, तो 54 वोल्ट के लिए आपको 50 डिग्री पे मैक्सिमम मिला। तो बाकी जो है इनको पता चला यहाँ भी कम है, बाद में भी कम होता है, इसका मतलब ये वेव का फॉर्मेशन करते हैं। और ये आपको पता चला दिस एस्टैब्लिशेस द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये तो हुआ, इसके यहाँ से पता ये चला कि ये वेव नेचर क्रिएट करता है, वेव नेचर क्रिएट करता है, तो मतलब ये वेव नेचर क्रिएट करता है। अब जब देखें कि वेव नेचर तो क्रिएट कर रहा है, ये मालूम चल गया, लेकिन ये डी ब्रॉगली वाला जो फॉर्मूला था उसको भी हम वेरीफाई करें कि वो सही है कि गलत है। देखते हैं आगे। अभी हम लोगों ने ये देखा कि डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन मूव करता हो तो वो एक वेव क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का ये स्टेटमेंट क्लियरिफाई होता है कि मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विथ वेव। लेकिन उन्होंने एक और चीज फॉर्मूला प्रोवाइड किया था, लेम्डा बराबर h/p, जिसका डिफरेंट वेरिएशन में वोल्टेज के फॉर्म में था। लेम्डा बराबर 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम में था। तो क्या वो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया वो सही था कि नहीं, उसको भी हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हैं डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के फॉर्म से। तो उसको वेरीफाई करने के लिए ब्रैग्स लॉ, क्रिस्टल पे ब्रैग्स लॉ एप्लीकेबल होता है, तो ब्रैग्स लॉ का यूज करेंगे। तो अभी आपने निकल क्रिस्टल जो लिया है वो इस तरह से था, और जो कटिंग था उसका डायगोनली था। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट किया, और यहीं से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिफ्लेक्ट करता है डिटेक्टर की ओर, स्कैटर होता है। तो ये इंसिडेंटिंग और ये स्कैटर के बीच के एंगल को आपने फाइंड किया। और ये जो एटॉमिक लेयर है ये भी एटॉमिक लेयर है। तो निकल के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.1
0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये जो इंसिडेंटिंग और एटॉमिक लेयर के बीच के एंगल को हम थीटा सपोज करते हैं। पीछे वाले फिगर में भी आप ये थीटा बना सकते हो। अब इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से करके इस फिगर को बनाते हैं, एक लेयर ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ एक एटम है, एटम इसके बीच के डिस्टेंस को आपको मालूम चला 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है। ये मान लीजिए कि इंसिडेंटिंग इलेक्ट्रॉन है, और ये रिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए इंसिडेंटिंग और रिफ्लेक्टिंग के बीच के एंगल को हम फाई मानते हैं, और ये एटॉमिक लेयर है। एटॉमिक लेयर और इंसिडेंटिंग के बीच के एंगल को क्या मानेंगे? थीटा। तो उसी तरह से यहां भी इंसिडेंटिंग और ये रिफ्लेक्ट करके जाएगा, अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से कि अगर यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, तो ये अगर ये फाई है तो इधर होगा 5/2 और ये भी होगा 5/2, दोनों 5/2 होगा। ध्यान देंगे अच्छी तरह, थोड़ा टफ जरूर है लेकिन अच्छी तरह समझेंगे समझ में। तो ये भी 5/2 है, वो भी 5/2, आधा आधा हो गया। ये थीटा आपको पता ही, अभी फिगर में दिखाई दे रहा है, ये थीटा है एटॉमिक लेयर और इंसिडेंटिंग के बीच का। तो ये आपका एटॉमिक लेयर है और ये इंसिडेंटिंग, ये थीटा है। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, तो ये भी एंगल जो होगा यहाँ थीटा होगा। अब इसके बाद देखिए आप, जैसे अभी मान लिया जाए कि ये जो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन जो भी बनता है, इंटेंसिटी का जो चेंज होता है वो पाथ डिफरेंस के कारण होता है। दोनों मान लिया जाए कि दोनों में ये लाइट अगर यहां आता है और ये यहां, ऐसा एक सपोज करते हैं, मान लिया जाए कि आखिर अगर आप देखें कि ये यहां से ये लगता है कि ये और ये बराबर है, लेकिन ये वो है, दोनों में अंतर जो है, दोनों के पाथ में डिफरेंस, जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, पथों में अंतर कितना है? तो इतना है। बात समझिए, हमको लगता है कि यहां से ये यहां तक आके ये बराबर और ये भी बराबर, तो कौन ये जो पाथ डिफरेंस बनता है वो यही है। तो इसमें और इसमें पाथ का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? तो अंतर तो यही ना है। अगर आप देखें तो ये लाइन का लेंथ
और ये लाइन का लेंथ बराबर हो गया। तो यही ना, ये इससे ये कितना ज्यादा, तो इतना ज्यादा, मतलब ये मान लीजिए इस पॉइंट को हम ए बी और ये सी, तो दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना बन रहा है यहाँ पे, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। तो ए बी प्लस बी सी, ये पाथ डिफरेंस बना है। अब एक चीज आप देखिए, तो अगर आप देख रहे हैं अगर ये लेंथ डी है तो ये भी आपको मालूम चलता है कि ये भी लेंथ डी होगा, इसके सामने का ये लेंथ बराबर होगा, और जब ये लेंथ बराबर है तो ये, अच्छा ये भी है कि ये डी है, ये भी डी होगा। यहां से आपको मालूम ये चलता है कि ये जो एंगल यहां बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा, 90 में से ये थीटा गया तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। उसी तरह से ध्यान देंगे आप कि जैसे ये भी 90, इधर भी ये 90 डिग्री है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और जब ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इधर भी जो बच रहा है ये डी है, तो ये भी जो बचेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल अगर आप यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री है, और इस पॉइंट को अगर आप O मान लें तो ये जो O A B में चलते हैं, O A B, तो हमको A B निकालना है, मतलब बेस और हाइपोटेनस। कॉस का यूज करेंगे आप, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बेस कौन है ए बी, बाय हाइपोटेनस कौन है डी। तो ए बी का वैल्यू हो गया डी इंटू साइन थीटा। उसी तरह से सिमिलरली BC का भी वैल्यू उस जैसे ये निकला वैसे ये भी निकलेगा, डी साइन थीटा। तो ये जो आपको AB और BC मिला, तो अब पाथ डिफरेंस आप निकालिए, P बराबर इक्वेशन 1 में रख के P बराबर AB प्लस BC, AB का मतलब डी साइन थीटा और ये भी हुआ डी साइन थीटा, 2d साइन थीटा। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। मिटा के आगे देखते हैं। अभी आपने पाथ डिफरेंस बताया 2d साइन थीटा, ये आप याद रखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। लेकिन बट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, लाइट में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप याद रखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात करते हैं। तो ये मैक्सिमा कब होगा, जब वो पाथ डिफरेंस का वैल्यू इन लेम्डा के बराबर होगा। ये लॉ है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये आप ध्यान रखेंगे, ये ब्रैग्स लॉ पढ़ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये P बराबर क्या हुआ, इन लेम्डा, फ्रॉम 2 and 3 2
आपने पढ़ा 2d sin थीटा बराबर n लेम्डा, ये आप एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं। जो भी आप यहाँ कैलकुलेशन चल रहा है वो सब एक्सपेरिमेंट से। इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। एक चीज ध्यान रखें, आप फिगर में आपको दिखाई देता है थीटा और ये 5/2 अगर आप जोड़ते हैं तो थीटा प्लस 5/2 90 डिग्री होगा। यहां से यहां तक का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। फ्रॉम हियर लेकिन आप जो 54 वोल्ट पे बना रहे हैं, जहां V का वैल्यू 54 वोल्ट है, तो वहां फाई का वैल्यू आपको मालूम होगा 50 डिग्री। उधर घटेगा, थीटा जो मिला वो 65 डिग्री, मतलब इंसिडेंटिंग और रिफ्लेक्टिंग के बीच का जो एंगल है, सॉरी इंसिडेंटिंग और एटॉमिक लेयर के बीच का जो एंगल है वो 65 डिग्री है। अब इसके बाद देखिए आप कि फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, पहले मैक्सिमा के लिए एन का मतलब, जो मैक्सिमा की बात करें पहले के लिए तो एन का मतलब 1, दूसरे के लिए 2, तो आप पुट करेंगे 2, बी का वैल्यू कितना 0.91 एक्स्ट्रा साइन थीटा, थीटा के लिए कितना 65 डिग्री, एन फर्स्ट के लिए 1 इंटू लेम्डा। तो यहां से जब लेम्डा आप सॉल्व करेंगे तो 1.65 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये जो वैल्यू मिला वेवलेंथ का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दिस is experimentally calculated value। अब हम देखते हैं ये जो आपने एक्सपेरिमेंटली पता किया, इस एक्सपेरिमेंट से कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन का इतना है, अब वही इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से निकालते हैं। From concept of de Broglie hypothesis, lambda बराबर 2.27 divided by under root v angstrom। lambda का वैल्यू कितना वोल्टेज, तो 54 वोल्ट था। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.66, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग बराबर है। दिस इज क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू of Davison and Germer experiment for slow moving electron। This indicates that, इसका मतलब क्या है
कि स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव एसोसिएटेड with wave. This indicates that slow moving must be associated with wave. This experiment verifies the de Broglie hypothesis. मतलब ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को वेरीफाई करता है। उसी तरह से जेपी थॉमसन ने क्या किया कि जेपी थॉमसन ने स्लो नहीं फास्ट, इन्होंने डेविसन और जर्मन ने स्लो मूविंग के लिए, तो जीपी थॉमसन proves that, अलग पढ़ लीजिए, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन also associated with wave। इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले आपको मालूम क्या चला कि ये जो इंटरफेरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस के कारण होता है। तो ये इतना और उतना बराबर था, तो ज्यादा तो यही था, तो पाथ डिफरेंस आपने निकाल दिया ए बी प्लस बी सी। ये भी डी साइन थीटा, वो भी डी साइन थीटा, दोनों में जोड़ के 2d साइन थीटा टी बराबर था। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब शार्प अगर हो रहा है, ये जो आपने यहाँ क्या 50 डिग्री यूज किया था वो शार्प के लिए यूज किया था, तो शार्प के लिए यूज किया, तो शार्प का मतलब P बराबर n लैम्डा। तो ये शार्प के लिए आपने यूज किया, तो P बराबर n लैम्डा आप जब आप रखे तो 2d sin थीटा n लैम्डा के बराबर हो गया, ये इक्वेशन मिल गया। तो आप थीटा और ये फाई का वैल्यू अगर आप फिगर से लेके देखते हैं तो ये 90 होता है, और फाई का वैल्यू आपने शार्प के लिए प्रूफ किया था 50 डिग्री, और शार्प बम ये 50 डिग्री रखने पे थीटा 65 आ गया। यहाँ आपने सारा वैल्यू इस पे रख दिया फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, तो लैम्डा आपको इतना मिला। लेकिन डी ब्रॉगली से भी पता करने पे लगभग उतना ही मिलता है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है, दोनों फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई कर जाते हैं। मतलब डी ब्रॉगली का दोनों कंडीशन सही है। पहला कि पार्टिकल एसोसिएटेड विद वेव, और दूसरा इसका फॉर्मूला भी सही है। इसके बाद ये लास्ट लाइन है, ये देखिए इसके नीचे उतारना है, सोचिएगा। तो ये जो लाइन बोल रहा है कि उन्होंने जो प्रूफ किया था वो स्लो के लिए प्रूफ किया था। जीपी थॉमसन ने फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वेव, ये प्रूफ किया था। देखिए ध्यान से, अच्छी तरह से बातों को समझिए, इसको हम लाइव में भी एक्सप्लेन करेंगे।